फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ सर, हम एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी बेटा एकदम अच्छा हूँ। चलिए, आज की क्लास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो अकाउंटिंग के अंदर कंटिन्यूअसली यूज आने वाली है, वो टर्म्स हम आज समझने वाले हैं। टर्म्स हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बच्चे, आपने सुना होगा, कभी ना कभी इन टर्म्स का जिक्र सुना होगा। भले ही आप अकाउंटिंग के अंदर नए हो, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। कई बार सुनते हैं कि हाँ, आपके फादर के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके पड़ोसी जो है उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, वो अंकल के पास कितनी प्रॉपर्टीज है। वो बेटा, जो प्रॉपर्टीज वर्ड सुनते हैं, वो प्रॉपर्टीज ही कहीं ना कहीं एसेट्स को कोरिलेट करता है। वो जो प्रॉपर्टीज होती है, वो जो एसेट्स होती है, वही उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन हम लोग जो बिजनेस की एसेट्स होती है, वो आज हम समझेंगे कि ये क्या होती है। तो उसी को एसेट बोल रहा हूं मैं, वही प्रॉपर्टीज को एसेट बोल रहा हूं। लेकिन बिजनेस टर्म्स में एसेट क्या होती है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। और लाइबिलिटीज सर, यानी लाइबिलिटीज यानी बोझ, बर्डन, यानी कि कोई ना कोई आपने ऐसी उधारी ले रखी है जो आपको फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो होएगा, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। एसेट के अंदर पैसा आएगा, वो आपको कहीं ना कहीं इनफ्लो देगी। पैसे आप पहले खर्च कर चुके हो, अब वो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, वो एसेट होता है। जबकि लाइबिलिटी है जिसको आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, आपकी ऑब्लिगेशन है, इसे आप पे करोगे। तो एकदम देखिए बेटा, सिंपल भाषा में, सबसे इजी भाषा में मैं सबसे पहले लिख देता हूं। एसेट को हम बोल सकते हैं व्हाट वी ओन्स। व्हाट वी ओन, जो जिस पर हमारा अधिकार है, जिसके हम मालिक हैं, वो हमारी एसेट है। जबकि लाइबिलिटी का हो गया व्हाट वी ओ। ये शायद आपने वर्ड सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो मैं अभी थोड़ा सा इसको बता देता हूं। व्हाट वी ओ यानी कि हमारे ऊपर कितनी उधारी है। ओ का मतलब उधारी होना, तो यहाँ पे है ओन, यहाँ पे ओ, दोनों मिलते जुलते वर्ड है। कितना हम ओन करते हैं, कितना हमारा मालिकाना हक है, वो हमारी एसेट होती है। और कितना हमारे पे उधारी है, व्हाट वी ओ मतलब कितनी उधारी है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन टू पे होती है। तो चलिए, ये तो थी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डेफिनेशन। बेटा, खत्म नहीं हुई है। एसेट और लाइबिलिटीज को मैं बहुत डिटेल के अंदर एकदम अलग तरीके से, और मैं जो डेफिनेशन आपको समझाने वाला हूं, वो डेफिनेशन किसी बुक में या कहीं किसी नोट्स के अंदर नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको। एकदम कंप्लीट डेफिनेशन, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से आपको समझ आएगा। और अगर आपने पहले समझ भी रखा है, तो भी आप यकीन मानिए कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है इन डेफिनेशन से। कुछ अलग तरीके से हम समझने वाले हैं एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। तो चलिए बेटा, सर आपने ये डेफिनेशन कहां से बना ली? बेटा, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैंने खुद ने बनाई है। और कहां से बनाई है मैंने? बेटा, मैं बहुत सारे जो राइटर्स हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं अकाउंटिंग के, उन्होंने एसेट को कैसे डिफाइन किया, वो एसेट किसे समझते हैं, वो एसेट का क्या मतलब बताते हैं, वो सारे की सारी उनकी मैंने डेफिनेशंस, उनके जो पॉइंट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने लेकर के और एक क्रक्स निकाल दिया, एक जो है सुलझी हुई एक अच्छी सी डेफिनेशन, जिसमें सारी चीजें कवर भी हो गई और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए। इस टाइप की डेफिनेशन मैंने उससे फॉर्मुलेट की है। तो चलिए, मैं अपनी डेफिनेशन आपको समझाऊं उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विद्वान, अकाउंटिंग के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो एसेट क्या समझते हैं, वो एसेट किसको समझते हैं, उनकी नजरों में एसेट्स क्या होता है। तो चलिए, ये डेफिनेशंस रीड करते हैं। एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स which are owned or controlled by an organization or individual। फिने एंड मिलर ने ये डेफिनेशन दी है। फिर है एसेट्स आर प्रॉपर्टी
और लीगल राइट owned by an individual or a company to which money value can be attached। ये डेफिनेशन दे रखी है आर ब्रॉकलेसनर, ओ सॉरी ब्रॉकिंगटन है। ब्रॉकलेसनर तो WWE फाइट करता है बेचारा। हाँ, उसके बाद है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस which are acquired at a measurable money cost। प्रोफेसर RN एंथनी। तो बेटा ये थी डेफिनेशंस। तो बेटा चलिए ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इनको एक बार और अगर आप चाहो तो अच्छे से रीड कर लो कि इन डेफिनेशन का क्या क्रक्स आपके माइंड में निकल रहा है। उसके बाद में मैं समझाता हूं कि एसेट क्या होता है। चलिए, तो देखा बेटा क्या क्या विद्वान लोग एसेट्स के बारे में बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ विद्वान कई बातें करते हैं। विद्वानों की बातें सर हमें समझ नहीं आती है, ऊपर से चली जाती है। बेटा विद्वान जो लोग होते हैं वो बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, तो वो बातें कई बार ऊपर से निकल जाती है। तो चलिए बेटा मैं आपको एकदम आपके स्टाइल में समझाता हूँ कि एसेट क्या होता है। आप समझेंगे? हाँ सर, हाँ हम समझेंगे। तो बेटा ये मैंने लिखा क्या, एसेट। ठीक है, एसेट इज, जो मैं कुछ नया नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन ली है वो इन्हीं विद्वानों से ले रखी है, बस मैं उसको अलग तरीके में आपको समझाऊंगा। तो एसेट इज, तो सबसे पहले विद्वान क्या बोल रहे हैं कि या तो ये प्रॉपर्टी होती है या फिर ये लीगल राइट होता है। एसेट क्या होता है, या तो कोई प्रॉपर्टी है या फिर वो कोई लीगल राइट है। एसेट क्या है, कोई प्रॉपर्टी है या लीगल राइट है। सर प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बेटा जैसे ये देखो कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है। सर और क्या होती है? और बेटा मशीनरी हो गई और फर्नीचर हो गया, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। कार हो गई, गुड्स इवन आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कैश का बैलेंस है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। सर लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट बेटा जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जैसे TM यानी ट्रेडमार्क हो गया, एक्सेट्रा। तो बेसिकली एसेट क्या है? एसेट इज आइदर ए प्रॉपर्टी और ए लीगल राइट। या तो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है या कोई लीगल राइट है, जिसको फिर आगे यहां इंपॉर्टेंट है ये बेटा अच्छे से समझना, क्या लिख रहा हूं मैं, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। यानी कि जो भी ये बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है या लीगल राइट है, उस पे किसका ओनरशिप होना चाहिए और कंट्रोल किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। ये बात भी एक्सपर्ट्स ने बताई है, विद्वानों ने बताई है कि जो ये प्रॉपर्टी एसेट है वो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आता है वो है कि ये एसेट हम किसी को भी बोल देंगे क्या? नहीं बेटा, एसेट हम बोलेंगे जो प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट्स। एसेट बेटा वही होते हैं जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज करके आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। हो सकता है वो फायदा 2 बार मिले, हो सकता है वो 5 बार मिले, हो सकता है वो फायदा 5 साल 10 साल तक मिलता रहे। जैसे एग्जांपल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके प्रॉपर्टी है उसको आप 10 साल से फायदा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कुछ बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर दे रहा है। मशीन आपको कुछ टाइम के लिए बेनिफिट देता है, 2 साल 5 साल 10 साल। गुड्स आपको एक बार के लिए बेनिफिट देते हैं। कैश जो होता है वो भी आपको बेनिफिट देता है, जब तक आपके पास कैश है उसका कुछ ना कुछ यूज कर सकते हो, उससे कुछ दूसरी चीजें खरीद सकते हो, तो बेनिफिट आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट्स। सर बेनिफिट से याद आया, जैसे ही हम
सुबह उठते हैं तो सनराइज होता है, हाँ बेटा हाँ होता है। तो सर सन हमारे को कंटिन्यूअसली लाइट देता है, हमारे को बाहर जाते हैं दिन के अंदर रोड लाइट्स की जरूरत नहीं होती है, और भी घर के अंदर भी कई बार लाइट्स की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे को सन लाइट दे रहा है। तो सर सन तो हमारी बहुत बड़ी एसेट है जो हमें कंटिन्यूअसली लाइट देता रहता है। पूरा जो है हम अच्छे से सब कुछ चीजें देख पाते हैं, बिना जो है उसके सन के कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ बेटा हाँ, सन आपको लाइट देता है, तो क्या वो आपकी एसेट बन गई? तो इसका मतलब तो सारे बिजनेसमैन उसको एसेट मानेंगे। लेकिन एसेट होने के लिए क्या जरूरी है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। क्या आपने सन पे कब्जा कर लिया है? सन पे अभी तक कब्जा नहीं किया है। जिस दिन आप कब्जा कर लोगे, उसको अपने जो है अंडर में ले लोगे, उस दिन सन आपकी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। तब तक सन हमारी एसेट नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे द्वारा ओन्ड नहीं है। हम उसी को एसेट बोलते हैं जो हमारे द्वारा ओन्ड हो, हमारा मालिकाना हक हो, या फिर हमने कंट्रोल में ले रखा है। यानी कई बार होता है कि 10 साल 15 साल के लीज पे एसेट ले ली जाती है, तो भी हम उसको एसेट बोल सकते हैं। उस पर ओनरशिप किसी और का हो सकता है, बट फिलहाल वो 10-15 साल 20 साल के लिए हमारे कंट्रोल में है, तो उसको हम एसेट बोल सकते हैं। और प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट, एसेट वो होना चाहिए जो हमारे को बेनिफिट भी देता है। तो सर इसका मतलब तो क्या? जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारा ये ब्रेन है, वो हमारी एसेट है कि नहीं है? ब्रेन, हमारा दिमाग, हम सर बड़े होशियार हैं। हाँ बेटा हाँ, होशियार तो तुम लोग हो। तो सर हम होशियार हैं, वो हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है, हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है हमारा माइंड, और हमें वो बेनिफिट देता रहता है। कंटिन्यूअसली हम हमारे माइंड का यूज करते हैं, बेनिफिट मिलता रहता है। तो क्या सर हमारा ब्रेन हमारी एसेट है? द आंसर इज नो। क्योंकि बेटा अभी तक एक जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, वो पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, फिर ये डेफिनेशन होती है कंप्लीट। तो देखना क्या है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट एंड कैन बी measured in monetary, can be measured in monetary terms, तभी वो एसेट बनेगा। मनी मेजरमेंट तो सबसे, इसीलिए तो बेटा इनको सबसे फर्स्ट डे ही समझा दिया था कि मनी मेजरमेंट क्या होता है। कोई भी एसेट, कोई भी चीज बिजनेस में अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको मनी में मेजर किया जा सके। अगर उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो वो आपके लिए कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, हम उसको बिजनेस के अंदर एसेट नहीं बोलेंगे। आपका ब्रेन आपके लिए एसेट है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट आपके लिए एसेट्स है, आपके पेरेंट्स के लिए एसेट्स है, लेकिन उसको बिजनेस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बिजनेस में नहीं लिखा जा सकता। सारी चीजें हैं, लेकिन मनी में मेजर नहीं कर सकते। जिस चीज को उसको नहीं लिख सकते। सर हमारे एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस्ड है, उनका एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज के ऊपर हमारा कंट्रोल है, वो हमें बेनिफिट भी दे रहे हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो जिस भी चीज को, जिस भी एसेट को मनी में मेजर अगर नहीं किया जा सकता है, उसको हम एसेट के रूप में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एसेट वही होगा जो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट्स एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उसी को हम बोलते हैं एसेट। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको बेनिफिट देता है कि नहीं देता है? हाँ सर देता है। मशीन आपको बेनिफिट देता है? देता है। क्या हम दूसरों की मशीन को अपनी एसेट मान सकते हैं? नहीं सर, जो हमारे द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होगी वही हमारी एसेट है। क्या ये आपको बेनिफिट दे रही है? हाँ सर दे रही है। और क्या इन सबको मनी में मेजर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एसेट। तो अभी ध्यान से सुनिए एसेट की डेफिनेशन, मुझे लगता है आपको याद हो गई है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। एसेट इज either a property or a legal right, either a property or a legal right which is owned and controlled by the business and provides enduring benefit
and can be measured in monetary terms are known as assets. अभी एकदम सिंपल से बोलना है तो कई लोग सीधा यही बोल देते हैं assets are the economic resources which provide the benefit to the business. बट एक्चुअल डेफिनेशन ये है, ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, एंड्यूरिंग बेनिफिट देता है और कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो होप सो आपको एसेट की डेफिनेशन क्लियर हुई। हाँ सर एकदम जबरदस्त क्लियर हो गई है। तो चलिए बेटा इसको अगर आप चाहो तो इसको नोट करो फटाफट से, उसके बाद में मैं आपको एसेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसके क्या टाइप्स हैं वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए हाँ जी बच्चे चलिए, तो एसेट की डेफिनेशन समझी हमने। अब हम समझते हैं कि एसेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसी डेफिनेशन से निकल के आई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जब आप कोई डेफिनेशन को बहुत ज्यादा डीपली समझते हो तो उसकी जो विशेषताएं होती है वो उसी डेफिनेशन में सब कवर हो जाती है। तो आपको नया कुछ नहीं है, एक बार बस रीड कर लेते हैं। एसेट्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड और सोल्ड। एसेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है एक, जिसको या तो एक्सचेंज कर सकते हैं या किसी दूसरी एसेट को खरीद बेच सकते हैं। एसेट्स शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स है वो बिजनेस के द्वारा ओन्ड होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड या मेजर्ड इन मनी टर्म्स। मनी टर्म्स के अंदर इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द बिजनेस, और ये बिजनेस को कंटिन्यूअस बेनिफिट देती रहती है, उसी को हम बोलते हैं एसेट। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ नया नहीं था, लेकिन एसेट्स के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं एसेट्स का ब्रॉडली 3 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स हम अभी समझेंगे, तीसरा जो टाइप्स है वो हम अभी नहीं समझेंगे। उसका कुछ रीजन है क्योंकि वो अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आ सकता। 2 एसेट आपको समझ आने वाली है, वो समझते हैं। तो पहली है नॉन करेंट एसेट्स। तो एसेट्स एक मैंने क्या टाइप निकाला है, नॉन करंट एसेट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो करंट नहीं है, नॉन करंट है। सर ये कौन सा करंट है सर, वो वाला करंट तो नहीं है? नहीं बेटा नहीं, ये वो करंट नहीं है। करंट का मतलब जो आपको अभी अभी करंट में प्रेजेंट के अंदर बहुत जल्दी से बेनिफिट दे दे और खत्म हो जाए, वो उसको करंट बोलते हैं। और जो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे उसको नॉन करंट बोलते हैं। जैसे सर कैसे समझेंगे बेटा, देखो जैसे आपके घर पे एसी लगा हुआ होगा। हाँ सर हाँ लगा हुआ है। तो बेटा एसी जो है वो आपको क्या अभी कुछ टाइम के लिए बेनिफिट देगा या वो आपको 2 साल 5 साल के लिए बेनिफिट देगा? सर 5 साल के लिए बेनिफिट देगा, हमने अच्छे ब्रांड का कंपनी का लगा रखा है, क्यों दिक्कत करेगा? तो बेटा वही कह रहा हूं, आपके घर पे और भी बहुत सारी एसेट्स होगी। आपके पास मान लो बाइक होगी, स्कूटी होगी, तो वो आपको स्कूटी या बाइक है वो आपको शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट देगी कि लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देगी? सर वो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देगी। कितना लॉन्ग टाइम सर? कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल। तो बेटा वही जो चीजें, जो एसेट्स आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देती है, उनको हम कैश में कन्वर्ट करने की इंटेंशन के साथ नहीं रखते हैं, लंबे टाइम तक यूज करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट, these are the assets held by the business for a long time, long period of time। सर वो लॉन्ग पीरियड कितना होगा? मोर देन 1 ईयर। बस मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये मान के चलो कि आपका एक इकोनॉमिक साइकिल, एक जो साइकिल है उससे ज्यादा का होगा। और अपने को पता नहीं इकोनॉमिक साइकिल कितने पीरियड का होता है, अभी बिजनेस का अलग अलग हो सकता है। तो हमने एक बेसिक क्या ले रखा है, 1 ईयर, कि कम से कम 1 साल से ज्यादा चलेगी, उस एसेट को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो अब आप सोच सकते हो जो एसी है वो क्या है, नॉन करंट है। जो आपके बाइक है, स्कूटी है, कार है आपके पास में, वो क्या है, वो नॉन करंट है सर। जो आपके घर पे फ्रिज है वो क्या है, वो भी सर नॉन करंट है, उसको हम पिछले 6 साल से यूज कर रहे हैं। तो ये बात बेटा समझ आई आपको कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, जो मोर देन 1 ईयर के यूज के लिए ली जाती है, जिनका बिजनेस में कंटिन्यूअस यूज होता रहता है, बेनिफिट होता रहता है, जिनको सेल नहीं किया जाता है शॉर्ट टाइम के अंदर। कभी ना कभी सर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और नॉन करंट एसेट्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग ब्रॉडली। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, वो फिक्स्ड एसेट्स जो आपके बिजनेस के अंदर ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको कंटिन्यूअस बेनिफिट करवाते हैं, प्रोडक्शन में यूज आते हैं,
आपको और ज्यादा अर्निंग करवाने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। रियल अकाउंट्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने रीड किया था कि टेंजिबल क्या होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो एसेट्स आपकी होती है इनटेंजिबल। तो इनकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो। इनके एग्जांपल टेंजिबल के हो जाएंगे आपके, जैसे अभी जो एग्जांपल दिए, या फिर बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हो जाएंगे। और इनटेंजिबल के एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी अभी आपके काम का नहीं है, बट मैं बता देता हूं कि नॉन करंट एसेट्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है आपको, लेकिन आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपकी एसेट होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल लिखे उनको छोड़िए, आप मुझे बताइए, आपका जो है बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया कि नहीं करवाया, बैंक में एफडी होगा कि नहीं होगा। अपने पेरेंट्स से पूछेंगे आप, हाँ सर हाँ बहुत एफडी करवा रखा है, तो वो एफडी आपने कितना, अगर 5 साल का करवा रखा है तो वो आपके लिए क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट बन जाएगा। क्योंकि उस एफडी को जब आप मैच्योर करवाओगे तो आपको उससे बहुत रुपए मिलने वाले हैं, पैसा मिलने वाला है, आपको इंटरेस्ट वो कंटिन्यूअस दे रहा है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, नॉन करंट एसेट है। यहाँ एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, दूसरी कंपनियों में आपने पैसा लगा रखा है जहां से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स आपको फिर फ्यूचर में समझाएंगे, गवर्नमेंट वगैरह के कुछ बॉन्ड्स आते हैं, एक तरह का एफडी ही समझ लो इनको अभी फिलहाल के लिए। तो उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो वो आपके हो जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये था नॉन करंट एसेट्स के बारे में। उसके बाद में है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती है जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चाहते हैं, जिनका बेनिफिट हम शॉर्ट पीरियड में लेते हैं, और जिनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। दीज एसेट्स आर हेल्ड बाय बिजनेस विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, कैश के अंदर कन्वर्जन की इंटेंशन होती है विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पीरियड के अंदर ही मैं चाहता हूं कि वो मेरी एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लेस देन 1 ईयर, अब यहाँ पे शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होगा, व्हाट इज शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब एक अकाउंटिंग साइकिल से कम। तो अकाउंटिंग साइकिल अभी अपने को नहीं समझना, इसलिए नॉर्मली जनरल डेफिनेशन क्या है, 1 साल से कम टाइम के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसका बेनिफिट आ जाए, उसको बोलते हैं करंट एसेट। एग्जांपल है स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो डेटर्स बेटा नया वर्ड है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, अभी आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका स्टॉक है, जो आपने, स्टॉक का मतलब जो आपने रीसेल के लिए खरीदा है, तो बेटा वो जो रीसेल के लिए आपने स्टॉक खरीद के रखा हुआ है, आपने पूरा अपना शोरूम भरा हुआ है, वो आप क्या चाहते हो, वो अगले 1 साल के अंदर सेल हो जाए, या उसको आप 5 साल के लिए रखना चाहते हो। नहीं नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो सर, सेल नहीं होगी तो बिजनेस चलेगा कैसे, वही तो बिजनेस में स्टॉक किस लिए रखा जाता है, जल्दी से जल्दी सेल करें, जल्दी से जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाए आपका। तो इसलिए स्टॉक कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा जाता है। सर कभी बच जाए वो अलग मैटर है, बट हमेशा हमारी इंटेंशन क्या होती है, जल्दी से जल्दी उसको मैं सेल कर दूं। तो स्टॉक हमेशा आपका रहेगा क्या, करंट एसेट। उसी तरह डेटर्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, बट अभी एक फिलहाल सिंपल सा वर्ड आप समझो कि जब आप किसी को, अपने कस्टमर को माल बेचते हो, उससे पैसे लेने हैं आपको, उसी को डेटर बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, आपने माल बेच दिया, अब उससे पैसे आप 1 साल के अंदर अंदर लेना चाहोगे, या क्या आप उसको और लंबा टाइम देना चाहोगे? नहीं सर नहीं, जल्दी से जल्दी कलेक्शन करना चाहेंगे। तो इसलिए जो डेटर्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी हम कलेक्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं करंट एसेट, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिलना चाहिए। कैश और बैंक आपका है ही है, जिनको आप जल्दी यूज कर सकते हो, पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश बैंक हमेशा करंट रहेगा,
और प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दिया है तो क्या आप 5-5 साल के एक्सपेंसेस एडवांस में पे करोगे? नहीं सर, 3 महीने का पे कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का पे कर देते हैं। तो उस एक्सपेंसेस को जो हमने प्रीपेड कर रखा है उसका बेनिफिट हमारे को 3-6 महीने के पीरियड के अंदर मिल जाएगा, फिर उसके बाद में फिर पे करना पड़ेगा। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके लिए क्या है? करंट एसेट है। तो बेटा ये जो करंट एसेट और ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डेट को रिकॉर्ड की जाती है, और वो डेट होती है आपकी बेसिकली जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च मान लो 2019। इस दिन यहाँ पे मेरे पास जो जो एसेट्स हैं वो मैं चेक करूंगा कि क्या 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगी या उससे ज्यादा यूज करूंगा। अगर यहां से 31 मार्च 2019 से 1 साल के अंदर मुझे स्टॉक को सेल करना है तो मैं उसको करंट एसेट मानता हूं, और मुझे बिल्डिंग मशीन वगैरह को 1 साल तक सेल नहीं करना है तो मैं उसको क्या मानता हूं? नॉन करंट एसेट्स। तो सिंपल सा फंडा है, सारी एसेट्स जिनको 1 साल से ज्यादा टाइम यूज करना है वो है नॉन करंट एसेट्स, जिनको 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट लेना है वो है करंट एसेट्स। और ये हो गए एग्जांपल्स। उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट को हम समझेंगे बाद में डिटेल के अंदर, बट ये बेटा खाली इतना सा बता दूं कि एक्चुअल में कोई एसेट होती नहीं है, ये रियल एसेट्स नहीं है, ये खाली इल्यूसरी है। इल्यूसरी यानी भ्रामक है। जैसे आपको कई बार लगता है ना कि हाँ सब कुछ समझ तो आ गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि समझ आया कुछ नहीं था, लगता भी है आ गया नहीं लेकिन आया भी नहीं है। तो बेटा ये भी कुछ इस तरह की एसेट है, लगता भी है कि एसेट है लेकिन एसेट है भी नहीं। तो इनको डिटेल में समझेंगे बाद में, क्योंकि इनको समझने के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो अभी आपको नहीं पता, इसलिए मैं इसको पेंडिंग कर रहा हूं। इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे पेंडिंग। ठीक है बेटा, तो ये थी एसेट्स की डेफिनेशन। चलिए उसके बाद में लायबिलिटी क्या होती है वो समझ लेते हैं। चलिए बेटा, एसेट्स के बाद में एक और इसके साथ अटैच्ड वर्ड है, क्योंकि बिजनेस के अंदर जैसे डेबिट के साथ क्रेडिट चलेगा वैसे ही एसेट्स के साथ लायबिलिटी भी चलेगा। जैसे जैसे एसेट्स होगी वैसे वैसे लायबिलिटी भी पैरेलल है उसके साथ में, कोई भी बिजनेस लायबिलिटी से बच नहीं सकता है। ठीक है, तो लायबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है? जैसे ही लायबिलिटी वर्ड सुनते हैं इट सीम्स लाइक ए बैड थिंग, कुछ बुरी चीज है। लायबिलिटी इज ए थिंग विच वी वांट टू अवॉइड, एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि लायबिलिटी यानी बोझ, एक बर्डन, आपके माइंड में एक टेंशन कि आपको ऑब्लिगेशन है, किसी को क्या पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए लायबिलिटी आपके लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है, कुछ पेमेंट करना है आपको, इसलिए आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। एक्चुअल में लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मींस मनी ओड। और जो नया वर्ड आया है मतलब उधारी होना, उधारी होना, पेबल होना बाय द बिजनेस। इन सिंपल लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। सिंपल वर्ड्स के अंदर लायबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। ओड मतलब उधारी है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के द्वारा किसी को कुछ पैसे चुकाने हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। चलो मैं आपको इसको क्लियर करता हूं बेटा। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया नवीन बुक स्टोर। सर ये क्या बना दिया? ये बेटा मैं हूं, ड्राइंग पे मत जाया करो तुम लोग, तुम्हें पता है ना मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। हाँ सर हाँ। ये है बैंक, ठीक है, ये क्या है? HDFC बैंक। तो मैं HDFC बैंक के पास गया और मैंने बैंक से क्या ले लिया? लोन। क्योंकि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो अब मुझे बताना, ये जो लोन है ₹5 लाख का, ये 5 लाख रुपए मैं लेकर के आ गया बैंक से और इससे अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बताओ क्या ये 5 लाख रुपए बैंक को वापस देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? हाँ सर देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट इसके ऊपर चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? हाँ सर चुकाना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख रुपए मैं बैंक को चुकाने हैं, मेरे पे ओड है, मेरे लिए पेबल है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मैं बैंक को प्रॉमिस करके आया हूं कि ये 5 लाख रुपए चुका दूंगा। तो ये जो 5 लाख रुपए मेरे पे है लोन के, वो क्या है? मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? सर वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो 5 लाख रुपए कभी ना कभी चुकाने पड़ेंगे। तो जो पैसे हमारे को चुकाने पड़ते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, ऑब्लिगेशन बन जाते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं लाइबिलिटी जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा, एसेट जितनी ज्यादा हो अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दोनों चलती है, बराबर चलती है, साथ साथ चलती है। लाइबिलिटी कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, किससे हमने पैसा ले रखा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिजनेस कहता है कि मैं अपनी एक एंटिटी हूं, मेरा एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो कि बिजनेस को बाकी सबसे अलग करता है। इसलिए बिजनेस कहता है कि liability can be of two types, internal as well as external. Internal liability towards the owners of the business is known as internal liability. जो पैसा ओनर्स ने यानी प्रोपराइटर ने, मालिकों ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, वो बिजनेस कहता है कि उनको भी वापस देना है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मालिक के लिए कैपिटल है, बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक तरह की क्या है? लाइबिलिटी है। वो कह रहे हैं कि मालिक ने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 10 लाख रुपए किससे लिए हुए हैं? मैंने उधार पे मालिक से ले रखे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। बस इसमें और एक्सटर्नल में फर्क ये है कि मालिक की जो लाइबिलिटी होती है वो परमानेंट होती है, उसको कभी भी चुकाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चुकाओ तो ठीक है, नहीं चुकाओ तो बिजनेस जब तक चलता रहेगा तब तक आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, यूज करते रहेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये जो बैंक से मैंने लोन ले रखा है, ये बताना कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? सर ये एक्सटर्नल है, क्योंकि बैंक है वो आउटसाइडर के अंदर आता है, बैंक इज द आउटसाइडर, तो ये लाइबिलिटी कौन सी है? एक्सटर्नल। तो लाइबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी विच आर टुवर्ड्स द ओनर्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अदर्स के टुवर्ड्स जो होती है। सर और क्या कहते हैं? और बेटा लाइबिलिटी को दो टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। जैसे एसेट में हमने देखा था नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, उसी तरह लाइबिलिटी कैन ऑल्सो बी नॉन करंट एंड करंट। जो लाइबिलिटी आप एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे आज 31 मार्च है, अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हैं, सारी लाइबिलिटी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो मैं क्या चेक करूंगा? उस डेट को, अगर उस डेट से एक साल के अंदर मुझे लाइबिलिटी चुकानी ही पड़ेगी तो वो तो मेरे लिए क्या है? नो करंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी मुझे एक साल के बाद में चुकानी पड़ेगी वो मेरे लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, विच आर टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर और विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। तो लाइबिलिटी एक साल के अंदर चुकाना है या एक साल के बाद चुकाना है, वो आपका डिसाइड करेगा कि लाइबिलिटी नॉन करंट है कि करंट है। तो अभी ये बताना मुझे, ये जो लोन है वो क्या है? सर ये लोन आपको 5 साल के लिए लिया है, ये लोन मैंने क्या ले रखा है? 5 इयर्स के लिए ले रखा है, तो ये लोन मेरे लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। और मान लो मैं किसी से उधार पे माल खरीदता हूं, मैं अपनी बुक स्टोर के लिए किसी से उधार पे माल खरीदता हूं, तो बताना वो सप्लायर आपको 2 साल के लिए देगा क्या उधारी? नहीं सर नहीं, वो आपको 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम देता है। कोई भी बिजनेस है उसका क्रेडिट पीरियड मैक्सिममली कितना होता है? 3 से 6 महीने हाईएस्ट होता है। तो विद इन 1 ईयर पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं? उधार खरीद भी लिया तो क्या करना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर चुकाना पड़ेगा। तो वो जो लाइबिलिटी है सप्लायर के लिए, वो लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। तो क्लियर हुआ? एसेट हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं, कुछ ना कुछ इनफ्लो आता है उनके थ्रू। लाइबिलिटी यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे जाएंगे। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों बिजनेस में एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों का यूज आएगा। क्लियर हुआ? तो ये है बेटा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चलिए आप लाइबिलिटीज को नोट कर लीजिएगा, और हम लोग आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।